This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन बहुत बहुत मुबारक हो। आज की मार्केट भी बहुत अच्छी पॉजिटिव चल रही है और ये इन लाइन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जहां हमने देखा कि जून का जो यूएस जॉब डेटा आया वो बहुत बेहतर था, बेटर देन एक्सपेक्टेड, और उसके वजह से यूएस में भी ऑप्टिमिज्म आई और जापान वगैरह में भी आई। और इस तरह से हमने देखा कि डॉ में 250 का इजाफा, स्टैंडर्ड पुअर में 32, नैस्डैक 79, नीके में 601 का इजाफा, हैंसैंग में 316 का इजाफा, शंघाई में 6 का इजाफा, सेंसेक्स बॉम्बे 481 का इजाफा और सिंगापुर में 29 का इजाफा। मार्केट शुरू होते ही थोड़ी देर बाद नीचे आ गई 152 माइनस पे। उसके बाद से मैंने उस वक्त पता किया था, मैंने कहा कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आती गिरने की जब जॉब डेटा इतना अच्छा है और ऑप्टिमिज्म ऑफ वर्ल्ड इकॉनमी पे हो रही है। उसके बाद 53 प्लस पे गई मार्केट, फिर थोड़ी सी नीचे आई और फिर टुवर्ड्स 2 o'clock आई थिंक इट रीच 453 लेवल, और उसके बाद थोड़ी सी नीचे आई है। 388 प्लस अभी बता रहे हैं मार्केट खड़ी है। अगर आप लोग बेचेंगे नहीं तो इंशाल्लाह इसी लेवल पे क्लोज हो जाएगी। 38,352 का लेवल है। एक्सलेंट क्लोजिंग। नाज़रीन, इस ईद के आखिरी दिनों में ईदी साहब का इंतकाल पूरे कौम को सोगवार कर गया और मेरे जैसे आदमी के लिए काफ़ी तकलीफ़ दे सिचुएशन को, जो मैं क्योंकि मुल्क के जगह जगह घूमता हूँ, गरीब गरीब इलाकों में जाता हूँ और इतनी गुर्बत देखता हूँ, तो वहाँ सबके एक ही उम्मीद का किरण होता था, ईदी। कोई बच्ची बेवा है, कोई बच्ची को घर से निकाल दिया गया है तो उसका एक सहारा था ईदी। मुर्दों को तो उठाते थे, जानवरों को भी उठाते थे, वो कोई जब कुछ नहीं कर पाता था तो वो आ जाते थे। और आज वो सपोर्ट ख़त्म हो गया। उनके बेटे और उनकी बीवी इस काम को कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी नहीं कहा जा सकता। उन जैसा हिम्मत वाला आदमी और इन जैसा इंसान तरस आदमी पैदा करोड़ों में एक दफ़ा शायद होता है, बार बार नहीं होता। पाकिस्तान में वो एक मिसाल बना के चले गए। अब जाते जाते कह गए मेरे गरीबों का ख्याल रखना। कौन रखेगा गरीबों का ख्याल? यहाँ तो सबको दौलत बनाने और पनामा के अकाउंट भरने में से फुर्सत नहीं है। 25 रुपये का आटा बड़े आसानी से 40-50 में बिकता है। ना प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलता है, ना फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोलता है, ना कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई बात करता है। दूध पूरे दुनिया में $6,000 से घटते घटते $1,500 पे आ गया, यानी 1/4 हो गया। 1 मिलियन लीटर यानी 15 रुपये के दूध मिल रहा है इस वक्त दुनिया भर में। यहाँ 80 रुपये का दूध, और दूध की कमी की वजह से बच्चे मरते हैं, थर में बच्चे मरते हैं और जगहों पे, और स्टंट ग्रोथ हो जाती है। एक जो दुनिया में सबसे ख़राब फिगर है स्टंट ग्रोथ का, उसमें तीसरा नंबर पाकिस्तान का है। शर्म का मुकाम है। न्यूक्लियर पावर है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे हुक्मरान 20-20 लाख की घड़ियाँ पहनते हैं, प्राइवेट चार्टर्ड जहाज़ों में आना जाना करते हैं और बच्चों को दूध नहीं सस्ता दिला सकते। मैं कोई सब्सिडी नहीं मांग रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि $1,500 का जब 1 मिलियन लीटर दूध मिल रहा है दुनिया में, मंगा के कम से कम गरीबों में भी बांट दो, कम से कम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों को दे दो उस रेट पे। सस्ता फ्री नहीं मांग रहा, पैसा देंगे वो 15 रुपये 20 रुपये जो भी आप मांगेंगे। चीनी पूरे दुनिया में 37 की वाफर मिलती है, यहाँ 64 का बिक रहा है। हुक्मरानों को कोई शर्म नहीं। ये CCP जो था, कंपटीशन का कमीशन ऑफ पाकिस्तान, खामोश बैठा हुआ है। अब ईदी की जगह पे कौन ये चीज़ों का आवाज़ उठाएगा पता नहीं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी मैं बात कर, हेलो तारिक साहब, आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया साहब। ये ज़रा बताइएगा कि आज इतनी मार्केट बढ़ी हुई है लेकिन PTC आज पुराने रेट जब 2000 मार्केट थी उस वक्त तक भी PTC का वो रेट नहीं आ रहे जो 30 रुपये में इन्होंने दिया था। सर PTC सर्विस अगर आप इस्तेमाल करते हैं
मैं कहता हूँ कोई भी शेयर लें, उसकी सर्विस को इस्तेमाल करके आप देख लें, आपको बड़ा सही अंदाज़ा हो जाता है। पीटीसी का मैं बहुत पुराना ब्रॉडबैंड कस्टमर, लेकिन आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। फिर स्मार्टफोन लिया, स्मार्ट टीवी लिया, साथ साथ घर पे बंडल लिया, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था। उनके रेट ज़्यादा और दे आर नॉट इन लाइन विद दी अदर कंपटीटर्स। ये दूसरी जो कंपटीटर्स हैं वो इतने सस्ते पैकेजेस दे रहे हैं कि दे कैन नॉट कम्पीट। इंटरनेशनल कॉलिंग का जो उनका कारोबार था वो बैठ गया, क्योंकि उन्होंने रेट बढ़ा दिया और जैसे उनको पता ही नहीं था कि कितने फ्री कॉलिंग सर्विसेज ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, तो इंटरनेशनल कॉलिंग ऑलमोस्ट डेड हो गई है। तो पीटीसी हैज़ नॉट केप्ट इन लाइन विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इसलिए पीटीसी इज़ नॉट डूइंग वेल। तो मार्केट चाहे 40 की हो या 50 की हो, उससे पीटीसी के शेयर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, पिछले दिनों जो बहुत बड़ा इशू हो गया और मैं ज़ाती तौर पे उसमें फंस गया, क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, मैंने कोई ईजाद नहीं किया था ये फिगर, जिसमें ये कहा गया था कि एंग्रो फूड को फीसलैंड वाले जो हैं 501 मिलियन में 51% शेयर ले रहे हैं, और उसी आर्टिकल में उसकी मेंशन था कि ये इसका पड़ता है 162 पर शेयर। तो ये बात मैंने कही थी मार्च वगैरह में, और उसी बेसिस पे ये 167 तक भी गया। लेकिन अब जो नोटिस आया है कराची स्टॉक में, उसमें जिक्र है कि नहीं जी, इतने का नहीं, 440 मिलियन में डील हुई है 51% शेयर की, और उस तरह से उसकी जो वैल्यू बनती है 120 बनती है। उसके बाद से ये शेयर मुसलसल नीचे आ रहा है, लोअर लॉक लग रहा है, और मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि जी आपने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। भाई, मैं जो रिपोर्ट मैं आपको अखबार कोट कर सकता हूँ जहाँ से मैंने पढ़ा था। तो और इस तरह की जब डील होती है तो ये बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है। हैस्कॉल ने जब 15% शेयर बेचा तो 19% प्रीमियम पे बेचा, और हमने ये समझा जब ये फिगर पहले आया था कि फीसलैंड वाले बहुत कीन हैं आने के लिए पाकिस्तान, 140 के बजाय वो 162 दे रहे हैं। लेकिन अब ये अंदाज़ा ये हुआ कि फीसलैंड वाले से ज़्यादा एंग्रो वाले जो थे बेचने पे ज़्यादा मायल थे, इसलिए उन्होंने कम रेट पे डील कर ली। ये होता है बल्क में, जब इतनी बड़ी तादाद में डील होती है तो जिसके पास पावर होता है, अगर सेलर ज़्यादा कीन है तो वो सोचेगा कि भाई पता नहीं 440 मिलियन वाला कोई कस्टमर मिले ना मिले, चलो ले लो। एंग्रो को पैसे की सख्त ज़रूरत है अपने एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए शायद उन्होंने बेच दिया। उनको लगा होगा कि शायद अगले 6 महीने 10 महीने में कोई ना आए, तो इस तरह से ये हो गया है। लेकिन जब ये शेयर 40 रुपये का था तब मैंने आप लोगों से कहा था कि ये शेयर 1000 का होगा। जिसने जो हिम्मत करके बैठा रहेगा उसको ये गारंटी मेरी अभी भी वैलिड है, टाइम लगेगा। और ये 1000 किस बेसिस पे कहा, क्योंकि हमने देखा यूनिलीवर जो था वो 800 का लिया था, वो 15,000 तक गया। ये नेस्ले जो था 600 का लिया था, वो आज 7,000 का है। तो फूड कंपनीज हैव ऑल डन वेल। आप शीज़ान के शेयर को देख लें, आप मिचल्स के शेयर को देख लें, आप नेशनल फूड को देख लें, सब कहाँ थे और कहाँ पहुँचे। मरी बेवरी को देख लें, फूड की तमाम कंपनी आर डूइंग एक्सलेंट जॉब नाउ। अभी जो नई नई कंपनियाँ आई शकरगंज वगैरह, उनके भी शेयर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, और फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। यहाँ बहुत भूख है, यहाँ बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की, और इस तरह से ये कंपनी अच्छी चलेगी। तो डोंट ब्लेम मी फॉर गिविंग यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। I gave information on whatever information was available, and it could have been that way. वो 162 पे भी डील हो सकती थी अगर एंग्रो वाले अपने पावर दिखाते और कहते कि जी इससे कम नहीं बेच रहे हम, लेकिन वो गिर के उन्होंने डील कर ली, और इस तरह से आप लोगों को वक्ती तौर पे नुकसान लगता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म लेके बैठा हुआ उसको कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो तारिक साहब। जनाब जी, थॉमस बोल रहा हूँ कराची से। जी साहब। सर मैंने एक बात पूछना था। जी जी। मैं सऊदी अरब से आया हूँ, तकरीबन 35 साल मैंने वहाँ पर काम किया, रिटायर मैं होकर यहाँ पर आया हूँ माशाल्लाह। और जब हम स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते तो उस पर भी हम पे इतना टैक्स ये लोग काटते हैं, जबकि गवर्नमेंट को कुछ हमारे बारे में सोचना चाहिए कि जो लोग बाहर से इतना रेमिटेंस हम भेजते थे, हमारे बारे में इस लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं। जो लोग वहां से रिटायर होके आते हैं और जो हम अब इन्वेस्ट भी अगर करते हैं स्टॉक मार्केट में, उस पर भी हमारे पर इतना टैक्स ये लोग काटते हैं। आज मैं अपनी बैंक में गया था, अपनी बेटी का अपने अकाउंट से अपनी बेटी को ट्रांसफर करना था, मैंने कुछ 10 लाख, उस पर भी मेरे
मुझ पर इतना टैक्स काटा 0.6 के मैं अपना एनटीएन मेरे नंबर नहीं है कुछ नहीं, तो मैं तो बाहर से हूँ। गवर्नमेंट को कम से कम कुछ ना कुछ लोगों के बारे में सोचना चाहिए, बाहर से जो आते हैं इतना अरसे के बाद। सर मैं भी 25 साल आपकी तरह बाहर रहा और लेकिन जब आप वापस आते हैं तो आपको एनटीएन तो बना लेना चाहिए। अगर आप रिटायर्ड पर्सन है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आप एक नील रिटर्न जमा कर सकते हैं कि आई एम रिटायर्ड पर्सन, आई डोंट अर्न एनीथिंग, और जो डिविडेंड वाला आता है उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स कट चुका होता है। तो आप एनटीएन बना लें तो ये जो 6% वाले इससे आप बच जाएंगे। 0.6 वाला जो है वो सब पे लग रहा है। और जहाँ तक स्टॉक मार्केट पे टैक्सेशन का सवाल है, आई फुली एग्री और वी ऑल से कि ये सारे टैक्सेस कम हो जाने चाहिए, ख़त्म हो जाने चाहिए। गवर्नमेंट एक गलत जगह से टैक्स कलेक्ट कर रही है, वो भी कोई बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन इससे काफ़ी डिस्करेजमेंट होती है टू इन्वेस्टमेंट। नाज़रीन, इस सिलसिले में एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई 2009 से। इकनॉमिक शोज़ जो मैं कह रहा हूँ उसमें एक बात मैं कहता था कि क्या हुक्मरान अंधे हैं, बहरे हैं, काने हैं, उनको नहीं पता कि एक्चुअल वैल्यूज़ क्या हो चुकी हैं और किस रेट के ऊपर लैंड डील होती हैं। रजिस्ट्रार का जो रेट था इतना कम होता था, लेकिन उस पर पोस्ट बजट एक डेवलपमेंट हुई कि गवर्नमेंट ने कहा कि अब मार्केट वैल्यू पे ज़मीन की ट्रांजैक्शंस होंगी। इस सिलसिले में एक सिराज कासिम तेली साहब के साथ मैंने शो किया था, उसको मैंने इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था प्राइम मिनिस्टर दार सावरा को, जिसमें कासिम साहब ने बताया था कि क्लिफ्टन के इलाके में उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए एक ज़मीन ख़रीदी 44 करोड़ के, जबकि क्योंकि उनके पास वाइट मनी था उन्होंने वाइट मनी पे कर दिया, जिससे क्लिफ्टन की जो कमर्शियल मार्केट थे उसमें एक भौचाल आ गया, क्योंकि अगल बगल के प्लॉट्स उसी साइज़ के 4 करोड़ 5 करोड़ में रजिस्टर हो रहे थे। तो उस सिलसिले में ये डेवलपमेंट हुई है। आप सोचें कि 4 करोड़ के बजाय अगर 40 करोड़ में प्रॉपर्टी रजिस्टर होना शुरू होंगी, एक तो जो ब्लैक मनी छुपाया जाता था उनके लिए 40 करोड़ रुपये वाइट पैसा दिखाना एक बड़ा मसला हो जाएगा। और दूसरे ये कि आप सोचें कि टैक्सेशन 10 गुना हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़दाम है, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसी तरह के जो और तजवीज़ हम देते रहे 2009 से कि इस मुल्क में वेल्थ टैक्स लगाओ, अमीरों पे एक टैक्स होना चाहिए, पता चले कि फ़र्क है अमीर और गरीब में। इनहेरिटेंस टैक्स लगाओ, पूरी दुनिया में लगा हुआ है कि जब कोई अमीर आदमी 10 करोड़ 15 करोड़ का कोई आप लिमिट रख दें, उससे ज़्यादा का मरे तो उसका 40-50% जो है पैसा गवर्नमेंट को मिल जाए और बाकी पैसे उसको लवाकिन को मिले। इतना पैसा लेके लवाकिन करेंगे क्या? नशे के आदी हो जाएंगे जब काम करने को की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इस पे अमल होना चाहिए, पूरी दुनिया में है। हुक्मरान छुपा नहीं सकते इन बातों को। अब दौर आ गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यहाँ लाइव बैठ कर रोज़ बोलता हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ, और साथ साथ इंटरनेट पे ये चीज़ें लिखता रहता हूँ। फैल रही है आवाम में ये बातें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ वाकई से। आपको और आपके व्यूअर्स को गुज़श्ता ईद मुबारक हो। थैंक यू सर। सर बताएं बैंकिंग सेक्टर का क्या बनेगा? बैंक का इस मामला से निकल आएंगे और कुछ पॉजिटिव हो जाएंगे? बैंकिंग सेक्टर अभी तो कोई ऐसे प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आ रहा। बैंकिंग सेक्टर्स आपने देखा कि आज की अगर आप बात कर लें तो मैं देख रहा हूँ कि हबीब बैंक 1.7 प्लस है, यूनाइटेड बैंक भी प्लस है। इंडीड बैंकिंग के जो मार्जिन्स हैं वो आस्ते आस्ते इस तरह से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि 80% से ज़्यादा ये लोग जो है बड़े आराम से गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगा के बैठ जाते थे, रिस्क फ्री, नो मेहनत, जूते साफ बैठे हुए हैं घर में एसी में और पैसे कमा रहे थे। अब इनको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा, विच विल बी वेरी वेरी वेलकम थिंग। गवर्नमेंट के बजाय अगर ये प्राइवेट सेक्टर को लोन देंगे तो रियल मईशत तो उधर है और उससे जाके बहुत डेवलपमेंट हो सकती है। तो बैंकर्स को चाहिए कि अब अपने जूते गंदे करने के लिए बाहर निकलें और जाके छोटे छोटे इलाकों में पैदल घूमें और थोड़ा पसीना बहाएं और जाके एसएमई छोटी छोटी कंपनीज़ को पैसा दें ताकि मईशत तेज़ी से आगे बढ़े। और अगर ये करेंगे तो इनका जो लॉस है गवर्नमेंट के साइड से वो कवर हो जाएगा बिल्कुल आसानी से, मैं गारंटी देता हूँ। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मोहम्मद कासिम बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। कासिम साहब फ्रॉम डेरा स्माइल। डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान से। जी जी, क्या हाल है सर आपके? ठीक सर बिल्कुल ठीक है सर। अरे सर प्लीज़ ये बताइएगा मुझे, ये हाईटेक क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा? कौन से? हाईटेक। हाईटेक? जी जी। क्या कह रहे हैं, परफॉर्म कर रहा है? नहीं कर रहा? नहीं कर रहा सर,
जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं कर रहा, कोई बात हाँ, बताइए ये जरा। देखिए, इसकी जो आईपीओ हुई थी वो अक्सर आईपीओ की तरह ज़्यादा रेट पे हो गई थी। अब ये 62 पे है रुका हुआ, और ये लुब्रिकेंट का कारोबार करता है। लेकिन एक ख़बर आई थी अखबार में कि वो अब पेट्रोल मार्केटिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं। ये भी जिक्र था कि कोई इंटरनेशनल कंपनी जा रही है छोड़ के, और उसके शायद 300 पेट्रोल पंप है जिसको हाईटेक लेना चाह रहा है। अभी ये नई कंपनी आई है, थोड़ा सा इसको टाइम दे। एक बोनस तो इसने दिया था जहाँ तक मुझे याद है। नाज़रीन, यहाँ पे उनका छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, एक अच्छी ख़बर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, और वो ये है कि 40% इसका जो शेयर किसी स्ट्रेटजिक बायर को लेना है। इस सिलसिले में एक पाकिस्तानी ग्रुप ने और 3 फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट शो किया है। और उसमें एक जो इन्वेस्टर है वो है शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 2 चाइना के एक्सचेंजेस में से एक है, बड़ा है, और वो चाहता है कि इसका सब्सटैंशियल शेयर ले ले। और दूसरा एक कंसोर्शियम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें एक स्टॉक एक्सचेंज भी है यूरोप का, और वो भी इसका स्ट्रेटजिक स्टेक लेना चाह रहा है। ये अगर ये हो जाए तो डीम्यूचुअलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। उसके बाद 10% शेयर हम लोगों को भी, आम लोगों के लिए भी इशू होगा, जिस पर हम हिस्सा ले पाएंगे। और 40% स्टेक लेके मैनेजमेंट कम्प्लीटली इस ग्रुप को दे दी जाएगी। तो अभी जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस भी है ब्रोकर्स वगैरह का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स वगैरह आएंगे, और ये भी एक 2-4 हज़ार पॉइंट बढ़ाने का एक रीज़न बन जाएगा इंशाल्लाह। तो ये इस पे गवर्नमेंट काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है, और इस पे अब पेशरफ्त हो रही है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जनाब। साहब, मुझे EUPI के सिलसिले में बात करनी थी। जी सर। अभी इन्होंने बजट में 10% बढ़ाया, यानी सिर्फ 500 रुपए। यानी इन लोगों को शर्म नहीं आती। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें इन्होंने हमारे ही पैसों से EUPI वालों ने बनाई हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां वहाँ के स्टाफ रखता है, और बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं EUPI, और हमें क्या दे रहे हैं ये मंथली पीनट्स के तौर पे 5,000 रुपए। आप यकीन करें, मेरी और मेरी वाइफ की दवाएं मंथली जो है 6-7 हज़ार रुपए की आती हैं। इन हुक्मरानों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। हमारे पैसों से, टैक्स के पैसों से बाहर जाके इलाज कराते हैं, अय्याशी करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हैं, और अवाम की खिदमत के नाम पे जनाब ये एक पीनट के तौर पे जैसे खैरात दे रहे हैं, जबकि ये हमारा ही पैसा है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का पैसा। 15-20 साल तक इन्होंने जमा किया है, कोई हम भीख तो इनसे नहीं मांग रहे। सर, इस पे एक तजवीज़ ये हो सकती है कि EOBI इदारा तो रहे, लेकिन आप लोगों का जो जमा हुआ पैसा आपका बहुत पुराना है, वो किसी और प्रोफेशनल इदारे को दे दिया जाए मैनेज करने के लिए। ये जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, वो आई एम वेरी श्योर कि जो पैसा आप लोगों ने लगाया था उसके बेसिस पे ये जो अभी दे रहे हैं, इससे डबल बड़ी आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी इदारा होता है उसमें कुंभा परवरी होती है, बेइंतहा वेस्टेजेस होती हैं। ये 5,500 एट दिस स्टेज, जबकि मार्केट यहाँ तक पहुँच चुकी है, बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। और उनको चाहिए कि जिस तरह से और कारोबार छोड़ रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, स्टील मिल को कर रहे हैं, अब कैपको की बारी आ गई है, इसी तरह ये भी फंड उठा के किसी प्रोफेशनल मैनेजमेंट को दे दें। वो आई एम श्योर दे कैन गिव बेटर रिटर्न। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने 24 साल 25 साल पहले जो पैसा 1 रुपया जमा किया था, वो आज लाख का हो चुका है, बहुत बड़ी रकम उसकी बन चुकी है। उसके अगेंस्ट जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा आना चाहिए जो अभी मिल रहा है। और आपकी बात सही है, हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं है। एक ईदी था जो इंसान की गरीबों के लिए सोचता था, वो भी चला गया। अब इस मुल्क में गरीबों के लिए कोई पुरसान हाल नहीं है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, ये ई फूड को 2 दिन से लोअर लॉक लग रहा है, इसकी क्या वजह है? सही, आपने अगर शो शुरू से सुना होता तो मैंने इस पे पूरी तफसीली बयान दिया है। और ये शो मेरा इंटरनेट पे अभी लाइव स्ट्रीम हुआ है। ये ऑलरेडी थोड़ी देर बाद आपके रिकॉर्डेड शो में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया है। बेसिकली ये बार्गेनिंग इशू था। मार्च में जब पहली ख़बर आई थी, उसमें ये जिक्र था कि फ्रीजलैंड जो है बहुत कीन है टू बाई 51% शेयर, और उन्होंने कोई रेट $501 मिलियन का दिया,
जिसको वर्किंग की गई तो उसी रिपोर्ट में था कि 162 पर शेयर बनता है। उसी बुनियाद पे मैंने बात की और मैंने कहा आप लोग इसको लें और 162 हो जाएगा। ये 162 से भी ऊपर गया, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट की गई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उस पर पता चला कि नहीं, फीसलैंड से ज़्यादा एंग्रो वाले जो थे कीन थे बेचने में, इनकी बार्गेनिंग पावर कम थी और इस तरह से फीसलैंड वाले जो कि डच है, मशहूर है कंजूसी के लिए, उन्होंने बड़ा अच्छा बार्गेन एट 120 ले लिया। हालांकि जब ये बात शुरू हुई थी उस वक्त 140 थी। बजाय प्रीमियम देने के डिस्काउंट पे लेके चले गए ड्यू टू वीकनेस ऑफ एंग्रो विच नीड्स कैश, उसको कैश की सख्त ज़रूरत है और उसने सोचा होगा कि 448 मिलियन का बायर कोई मिले ना मिले ले लो, क्योंकि उनके जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और उनको कैश की बड़ी शॉर्टेज हो रही है। तो इस तरह से ये हो गया है। लेकिन जब ये शेयर 40 रुपये का था तब मैंने कहा था कि आप लोग लेके छोड़ें और ये इंशाल्लाह 1000 का शेयर होगा, और वो 140 पे आया। उसके बाद ये कहानी आई, अब ये नीचे आ रहा है, ये फिर से ये 140 वगैरह से भी नीचे आ सकता है। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठे रहे। ऊपर गई नीचे आई कोई बात नहीं। हाँ, जिसने ऊपर ख़रीदा था उसको लॉस होगा, लेकिन वो लॉस कवर हो जाएगा अगर वो इसको बेचेगा नहीं। मेरी गारंटी है कि ये 167 को ज़रूर क्रॉस करेगा विद इन मंथ्स, और उसके आगे फिर 1000 भी इंशाल्लाह आएगा विद इन सम ईयर्स। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक भाई, इब्राहिम बोरीचा बात कर रहा हूँ कराची से। इब्राहिम बोरीचा साहब, वेलकम टू द शो सर। सर, आपने जो तज्जिया पेश किया है आज भी और वैसे भी जो तज्जियात आप देते हैं स्टॉक मार्केट में, इससे काफ़ी हम मुस्तफीद होते हैं। थैंक यू सर। और माशाल्लाह आप हुकूमत को भी काफ़ी तजावीज़ पेश करते हैं। अभी जो आपने तजवीज़ पेश की है इनहेरिटेंस टैक्स के सिलसिले में, इनहेरिटेंस टैक्स के सिलसिले में आपने एक तजवीज़ पेश की है जो आप कह रहे हैं पूरी दुनिया में जो है ना वो लागू है। जी जी। तो हमारे यहाँ नहीं है इनहेरिटेंस टैक्स। जी। तो इनहेरिटेंस टैक्स के सिलसिले में मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में मतलब लोग कितनी मेहनत करते हैं और फिर जाके उनके बच्चों को जो है ना वो जिंदगी में भी टैक्स देते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिंदगी में भी टैक्स देते हैं और जब वो मर जाएंगे तो भी टैक्स देंगे। तो उनके बच्चों को क्या मिलेगा? क्योंकि सारी जिंदगी तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए मेहनत की है, टैक्स भी दिए हैं, और फिर जब मर जाए तो 40% गवर्नमेंट ले लेगी, तो फिर उनके बच्चों को क्या मिलेगा? वही मेहनत। गुरीचा साहब, इसमें अमेरिका में 55% ले लिया जाता है, लेकिन उनसे लिया जाता है जो बिल गेट टाइप के लोग होते हैं। एक सर्टेन लिमिट है, उसके अबव लिया जाता है, तो एक आम आदमी पे अप्लाई नहीं करता। ये जो हमारे यहाँ बहुत सुपर रिच लोग हो गए हैं और जिनकी तादाद तेज़ी से बढ़ रही है ड्यू टू करप्शन, उनके पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपया, इतना रुपया किसी बच्चे को नहीं चाहिए। बिल गेट्स ये कहता है कि अगर ये सारे पैसे मैं अपने बच्चों को दे जाऊं तो वो सब चरसी मवाली हो जाएंगे। और अमेरिका के 600 अमीर तरीन लोग एक भी पैसा अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा रहे। कहते हम एक पैसा नहीं छोड़ेंगे ताकि हमारी तरह वो भी मेहनत करें, मजदूरी करें। तो वो तो उनकी अपनी ज़ाती वो है, लेकिन इंग्लैंड में 40% है, यहाँ भी होता था, हटा दिया गया। स्टेट ड्यूटी कहलाता था अंग्रेज़ के दौर में। ये एक जायज़ टैक्स है टू रिमूव पॉवर्टी, टू रिमूव द डिफरेंस इन इनकम। जो हमारे यहाँ अमीर से अमीर लोग होते जा रहे हैं, उसको रोकने का एक तरीका ये भी है। अगर अरबपति आदमी के 40%, 50% निकल भी जाए तो फिर भी जितना बच जाएगा उसके लवाकिन के लिए मोर देन इनफ। फिर लवाकिन को भी तो मेहनत करना चाहिए, ना कि अपाहज होकर बैठ जाएं और बाप दादा की दौलत खाते रहें अगले 20 साल तक, 20 सदी तक। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये टैक्स लगेगा, कोई रिफॉर्म पार्टी आ रही है वो लगाएगी इसके ऊपर, जो रोक सकता है रोक ले। और इसी तरह वेल्थ टैक्स यहाँ लगा हुआ था, उसको हटा दिया गया, कह के कि जी कोई ख़ास कलेक्शन नहीं होती थी, फाइलें बिकती थी। फाइलें बिकना या करप्शन होना एक अलग इशू है, जो प्रिंसिपल है वो अलग है। जो अमीर है और गरीब में फ़र्क तो होना चाहिए। अमीर को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बर्डन लेना चाहिए जैसे और दुनिया में, यूरोप में हर जगह है, और गरीब को रिलीफ देना चाहिए। यहाँ 6 करोड़ आदमी भूखा है। 75% रूरल पॉपुलेशन ऑफ सिंध इज़ एक्सट्रीमली पुअर, 74% ऑफ फाटा एक्सट्रीमली पुअर, 71% ऑफ बलूचिस्तान एक्सट्रीमली पुअर। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल साहब। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, ईद मुबारक। शाहिद साहब, मैं ये कह रहा था कि इन स्मॉल इन्वेस्टर्स के जो शेयर्स जिनके साथ ये अपना मेंबरान वारदात कर देते हैं,
ब्लैकमेल करते हैं, जैसे हमारे साथ हुआ इदरीस आदम सिक्योरिटीज वाले ने किया हुआ है, तो इनके लिए एससीसीपी को चाहिए कि अपने यहाँ पे ऑफिस बनाए इसी बिल्डिंग के अंदर स्टॉक एक्सचेंज की, क्योंकि जो इंतजामिया है ना आर्बिट्रेशन डिपार्टमेंट वो इनसे मिली हुई है। तो और या फिर इनके केसेस जो ना बजाय कोर्टों में जाने के या आर्बिट्रेशन के, इनका मार्शल लॉ कोर्ट में किया जाना चाहिए फौजी अदालतों में, ताकि इनको पता लगे इबरतनाक सजाएं हो। सर फौजी अदालत तो नहीं, लेकिन नैब तो एक्शन ले रही है। आप इस मामले को नैब के पास लेके जाएं। नैब सब इस तरह के और केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, पता कर रही है, और दो उसमें एक तो बहुत बड़ा ब्रोकर है जिसका बड़ा इन्फ्लुएंस है, कई टीवी चैनल पे उसके बड़े ज़ोर है, तो उसको भी नहीं छोड़ रही, जलील कर रही है। तो ये आदम साहब जो भी है, ये कौन से बड़ी चीज़ है, इनको आप नैब के पास ले जाएं। नैब कराची कैंट स्टेशन के पास ऑफिस है, आप वहाँ दरख्वास्त देके डिटेल के साथ पहुँच जाएँ। बड़ी आपकी इज़्ज़त वहाँ की जाएगी और आपका दरख्वास्त रख लिया जाएगा, और उसके बाद आज न कल इस पर एक्शन शुरू हो जाएगा। किसी को नहीं छोड़ना। और एक बात और शाहिद साहब बताऊँ कि ये जो 40% प्राइवेटाइजेशन, ये जो शेयर स्ट्रेटजिक शेयर होल्डर को जब हम बेचेंगे, तो फिर अभी जो ये स्टॉक वालों का इन्फ्लुएंस हो रहा है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ब्रोकर का। ये जस्ट एक ब्रोकर रह जाएंगे, इनका मैनेजमेंट में कोई हिस्सा नहीं होगा, एंड ऑल देयर पावर्स विल बी गॉन एंड एनी रॉन्ग डूअर विल बी कॉट एंड पुट बिहाइंड बार, जैसे दुनिया में और जगह होता है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं महसूस इकबाल बोल रही हूँ कराची से। वेलकम टू द शो मैडम। वो मैं ये कह रही थी कि वो बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, फैसल बैंक का मुझे पूछना था। फैसल बैंक जी, देखिए, जो पहले आपको पता है कि जो बॉन्ड होते थे 14, 15, 16% तक, उस पर इनको रिटर्न मिल जाता था कुछ किए बगैर। आपके पैसे लिए गवर्नमेंट को दे दिए, आपको दिया 4%, उनको दे दी, उनसे मिला इनको 14%, तो इनको 10-10% का प्रॉफिट मार्जिन था। वो चीज़ अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम हुआ, डिस्काउंट रेट नीचे आया, तो वो मार्जिन इनकी कम होती चली गई है। अब मिनिमम डिपॉजिट रेट्स गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स कर दिए, उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आया कि आप लोगों को कम से कम इतना देना है, और जो गवर्नमेंट उनको दे रही है उसमें गैप कम रह गया, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन बैंकों का कम हुआ है, क्योंकि 80% तक ये लोग गवर्नमेंट को दे के बैठे रहते थे। लेकिन अब ये मजबूर होंगे कि प्राइवेट सेक्टर में आए। प्राइवेट सेक्टर में आसानी से 20% पे भी एसएमई कर्जा लेने के लिए तैयार है, 20 से 25 भी देंगे तब भी वो लेने के लिए तैयार है, क्योंकि प्राइवेट जो हमारे छोटे मोटे ताजिर हैं उनको बैंक पूछते ही नहीं है, बिल्कुल कोई कर्जा देता ही नहीं है। वो आपस में क्रेडिट लेते हैं 40% के ऊपर, तो उनको अगर 20-25 पे मिल जाएगा तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। बैंक्स जो है पाकिस्तान में, उनको मैं बैंक नहीं मानता, वो सेविंग स्कीम्स हैं जो आपसे पैसा लेके बैंकों में देती है और बड़े कंफर्टेबल कंडीशन में इतना पैसा कमाती रही हैं। अब शायद इनको बैंकर बनना पड़ेगा, जिस तरह की बैंकिंग हमने की है दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में, रियाद में, लंदन में। 1% के पीछे हम भागते थे और कंपटीशन इतना सख्त होता था कि 1 से सवा मांगा तो पता चला बिजनेस चला गया किसी और के पास। यहाँ मार्जिन अभी भी 5% है, बहुत बड़ा मार्जिन है। तो बैंकर्स हैव ए ग्रेट टाइम इन पाकिस्तान, लेकिन नाउ इस टाइम हैज़ कम कि वो निकले ज़रा बाहर, गर्मी उर्मी खाएं और जूते गंदे करें और गरीब छोटे छोटे ताजिरों को जाके कर्जे दें, उससे मईशत में बहुत तेज़ी आएगी। आइए क्लब कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम सलाम। ईद मुबारक तारिक साहब। आपको भी ईद मुबारक जनाब, सबको ईद मुबारक। आपको देख के बहुत खुशी हुई जी, शुक्र। और आपसे ये पूछना था कि आपने अपने पिछले प्रोग्राम में पाकिस्तान रिफाइनरी के लिए बहुत अच्छे जी सब कमिट दिए थे, और आज वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है आज के दिन में। अच्छा, तो आज वो उसको तेजी में बड़ा देखा, तो आप उसके बारे में मजीद कोई नई न्यूज़ है इनके लिए? देखिए, काम वहाँ पे हो रहा है, आप जाके खुद साइट पे देख सकते हैं अगर आप इस तरफ करंगी में जा सकें। तो अब जैसे जैसे उसकी प्रोग्रेस होती जाएगी, तेज़ी से काम हो रहा है, पैसे की कमी नहीं है। आप लोगों ने बहुत पैसे दे दिए, आपकी कंपनी है इम्प्रूव हो रही है, और थोड़ा सा सब्र करके बैठे, इसको लाजमी ऊपर जाना है, और जो अभी भी ले सकता है मज़ीद ले ले मेरी तरफ से। नाज़रीन, आज के जो वॉल्यूम रीडर्स हैं उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं, टाइम ख़त्म हो रहा है। सुई नॉर्दर्न आज वॉल्यूम रीडर है 17.5 मिलियन, 1.63 बढ़ के 39.65। पिछले कई महीनों से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इसको ले लें, क्योंकि गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है,
ये जो कराची से लाहौर का पाइपलाइन है वो भी सुई नॉर्दर्न ही कर रहा है, तो इनके रेट बढ़ते चले जाएंगे। आज 39.65 का हुआ, जो आज भी ले सकता है ले ले, इसको और बढ़ना है। आगे कराची इलेक्ट्रिक है जो 8 रुपये का है, 3 पैसा बढ़ा हुआ, आई डोंट रिकमेंड दिस। दीवान सीमेंट 15 रुपये का है, 48 पैसा, इसको भी मैं कहता हूँ फ़िलहाल अपना लें, इनके मामला सही नहीं लग रहे कुछ। एंग्रो फूड 148 का हो गया, गिर गया है बहुत ज़्यादा। मैं मशवरा देता हूँ कि आप लोग ना बेचें, जिसको बेचना है बेचने दें, आप लोग बैठे रहें अपने होल्डिंग लेके। ये इंशाल्लाह ये वापस 167 पे आएगा। बाइको पेट्रोलियम 21 रुपीज़ 20 का, इसको भी मैं रेकमेंड नहीं करता, 5 बिलियन का काम हुआ इसमें। एंग्रो फर्टिलाइज़र 65.60 का है, 1.8 बढ़ा हुआ है, 1.08, 5.9 मिलियन। इसका एक अभी 20% शेयर एंग्रो ने मज़ीद बेचा, यहाँ भी पैसे चाहिए एंग्रो ग्रुप को 66 रुपीज़ पे, तो ये 66 का जो शेयर है ही और आज उसके करीब आ चुका है, और इसको आप लेके छोड़ें। ये हमारी कैलकुलेशन इसकी है, हम वैल्यू निकालते हैं इसकी 77 की। दीवान मोटर है 1515 का, 88 पैसा बढ़ा हुआ है, इसको भी अभी ना लें, छोड़ दें, जिसके बाद है वो पड़ा रहने दें। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट में 1.5 का इजाफा है, 141। ऑयल एंड गैस भी ले सकते हैं तो ले लें। सुई साउदर्न 37 पैसा बढ़ा हुआ, 28, ये भी ले सकते हैं। फौजी सीमेंट 36 का हो गया है, ये 45 का शेयर है। जब इसके लाइन 1 एक महीने के अंदर ही शुरू हो जाएगा, जो मेंटेनेंस पे था, और दूसरा लाइन जो टूट गिर गया था वो भी इंशाल्लाह जब शुरू होगा तो ये वापस 45 का जाएगा, इसको ले सकते हैं तो ले लें। TRG पाकिस्तान 34 का है, इसको मैं ओवर वैल्यूड समझता हूँ, हमारी वैल्यूएशन इसकी 30 से ज़्यादा की नहीं है। इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 32 का है, 32.45, 25 पैसा बढ़ा हुआ, इसको जो जितना ले सकता है ले ले। लॉन्ग टर्म शेयर है, 200 तक का जाएगा ये। DJ खान सीमेंट 4.26 बढ़ा हुआ है, 195 का हुआ, इसको भी जो ले सकता है ले ले। जहांगीर सिद्दीकी 20 रुपये का है, डोंट रिकमेंड। फौजी फर्टिलाइज़र बिन 55.6 का हुआ आज, ये 1.29 बढ़ा हुआ है, 2.4 मिलियन का काम हुआ है, ये भी बेहतरीन शेयर है, फूड बिज़नेस में जा रहे हैं, इसको आप ले सकते हैं तो ले लें। हैस्कॉल बढ़ते बढ़ते 207 का हो गया। जब विटॉल ने इसका 15% शेयर लिया था और हमने पूछा कि भाई आपने इतने ज़्यादा रेट पे क्यों लिया था, तो उन्होंने कहा था कि हम 184 का रेट देखते हैं। देखिए वो 184 से आगे का रेट आ गया, और वो उनकी बात बिल्कुल सही हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में है ही इतना ज़्यादा पोटेंशियल। उन्होंने अभी हैस्कॉल के साथ मिल के बहुत बड़ा स्टोरेज टैंक भी शुरू किया है पोर्ट कासिम पे, तो दे आर लुकिंग एट पाकिस्तान इन ए वेरी पॉजिटिव मैनर। अटक रिफाइनरी में 3.8 का इजाफा, बेहतरीन शेयर है, ये जिसके पास है हमेशा के लिए रखे, जो ले सकता है मज़ीद ले ले, 298 का है। निशात मिल 111 का हो गया, ये इंशाल्लाह इमर्जिंग मार्केट की लिस्ट में आ रहा है, ये इसकी भी वजह बढ़ने की है। हब पावर 123 का हो गया, ये भी किचन शेयर है, 2.28 बढ़ा हुआ आज, इसको हम लोग ने 12 रुपये पे लिया था और आज 123 का है माशाल्लाह। हब पावर ने इस दौरान कितने डिविडेंड दिए और आज इसकी वैल्यू भी इतनी बढ़ी हुई है। आखिर ये बताता चलो, पाक पेट्रोलियम 3 रुपये बढ़ा हुआ है, 160 का, इसमें डिस्कवरीज हो रही हैं, इसको लें, पेट्रोल की कीमत कम होने के बावजूद ये बढ़ रहा है। नाज़रीन, यहीं पे प्रोग्राम ख़त्म करूँगा, खुदा हाफ़िज़।